इस एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है? अभी मैंने आपको ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं, शो हो रहे हैं सभी को? तो ये जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं ना आपको, इसके अंदर क्या है कि ये देखो फर्स्ट जो दिया हुआ है लैटिन मैक्सिम्स का, तो लैटिन मैक्सिम और लिस्ट ऑफ लीगल टर्म्स दोनों में से एक आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट्स मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वो मैंने इम्पोर्टेंट्स जो है आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। कि डिक्री क्या होता है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, अल्ट्रा वायरस, इंट्रा वायरस को भी साथ में कनेक्ट किया, अपील और एक्यूज्ड को भी एक साथ कनेक्ट किया है, ठीक है? और इसी तरह से मैंने आपको लैटिन मैक्सिम्स लिख के दिए हैं। कुछ लैटिन मैक्सिम मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं, जैसे एक्सियो पर्सनलाइज, मोरिचर कम पर्सोना जो वर्ड था, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जब हम एक्सियो पर्सनलाइज, मोरिचर कम पर्सोना इसको हम लास्ट पेपर्स में भी पढ़ के आए हैं। तो मुझे लगा नहीं कि इसके अंदर मैं क्या है एक्सप्लेन करके दूँ आपको, तो वो आप रीड कर लेना और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे और में पूछ सकता है। तो इसको क्या है आपको पढ़ के जाना है। वन वर्ड वाले तो मैक्सिमम आपके 140 के अराउंड होंगे, तो आप उनको रीड कर लेना, जिसमें से 50 टू 60 तो आपको नॉर्मली आते ही होंगे। ठीक है? क्लियर? ये फर्स्ट यूनिट का है आपका बस। सेकंड यूनिट में आपको क्या करना है, सेकंड यूनिट में या तो आपसे एक्सपेंड पूछ सकता है फॉलोइंग आइडियाज देके कि जो ऑल लॉ मतलब कि ऑल लॉ इज नॉट जस्टिस, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाई, मतलब एक टॉपिक दे देगा आपको, उस टॉपिक के ऊपर क्या है आपको समरी बना के आनी है। एक तो आपसे ये पूछ सकता है। सेकंड क्या है, आपसे अनसीन पैसेज पूछ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो अनसीन पैसेज वाला कॉन्सेप्ट है आप वो करके आओ। ये जो अनसीन पैसेज वाला जो है आपका, ये जो अनसीन पैसेज है इसको आपको क्या है करके आना है। ठीक है? फिर उसके बाद में देखो, नेक्स्ट है जो थर्ड यूनिट है आपकी, थर्ड यूनिट में ऐसे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? ऐसे के अंदर आपको रूल ऑफ इंडिया, ऐसे में आपसे रूल ऑफ लॉ इन इंडिया पूछ सकता है, पीआईएल का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। पीआईएल समझते हो ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और जब पीआईएल आपको पता है तो जुडिशियल एक्टिविज्म इसी के साथ में क्लियर हो जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पूछ सकता है, सेकुलरिज्म पूछ सकता है, चाइल्ड लेबर या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है। तो एक चीज याद करना, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है ना, इसको आपको पढ़ के ही जाना है, इसको नहीं छोड़ना है। जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ में जो रूल ऑफ लॉ इन इंडिया है इसको साथ में पढ़ोगे। और प्लस में जो आर्टिकल 19 है ना आपका, हाँ जी, आर्टिकल 19 जो है इसको भी क्या है आप इसके साथ में पढ़ोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे ये आपका हो जाता है थर्ड यूनिट से, ये आपका हो जाता है थर्ड यूनिट से। और थर्ड यूनिट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है लेटर्स के बारे में। ठीक है? लेटर, एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स किस तरह से ड्राफ्ट की जाती है, और प्लस में ट्रांसलेशन। इस तरह से ये क्या है आपकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो देखो हर एक चीज से आपको एक एक चीज मिल रही है। लैटिन मैक्सिम, लैटिन टर्म में से एक चीज पूछेगा तो उन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। आपसे अनसीन पैसेज पूछेगा तो ये तो डेफिनेटली है कि अनसीन पैसेज आएगा ही आएगा पेपर में, तो इसको रिकमेंड करो। ऐसे है, ऐसे, और जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई मैं ऐसे कैसे लिख पाऊंगा, थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है कि तो ऐसे को आप ऑप्शनल में रखो कि जैसे ही अगर मान लो ऐसे आ जाता है तो मैं ऐसे लिख के आऊंगा, अदरवाइज मुझे क्या करना है, लेटर को ही लिख के आना है। चाहे आपसे फिर वो लेटर पूछे, चाहे एप्लीकेशन पूछे, चाहे आपसे कंप्लेंट्स पूछ ले। क्लियर कि नहीं क्लियर? थर्ड यूनिट तक। उसके बाद में किसके प्रिसाइज, वो प्रिसाइज जो है वो आपसे पूछेगा तो नॉर्मली है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। क्या कह रहे हो? हाँ, प्रिसाइज आ सकता है, मैंने आपको डिनाई नहीं किया क्योंकि मॉर्निंग में जब क्लास हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रिसाइज और अनसिन पैसेज लगभग दोनों एक जैसे ही हैं।
अनसीन पैसेज में क्या है कि आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं, 5 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। और प्रिसाइज के अंदर क्या होगा कि आपको जो दिया हुआ है ना, आपको जो दिया हुआ है, तो प्रिसाइज के अंदर क्या करना है कि नॉर्मली जो आपको दिया हुआ है उसी का ही शॉर्ट रूप लिखना है। अगर मान लो मैं बोलूं मेरा नाम काजल है, मैं ऐसे रहती हूँ, मैं एलएलबी मतलब कर चुकी हूँ, मैं ऐसे कर चुकी हूँ, मैंने यहाँ से किया है, मैंने वहां से किया है, मैंने यहाँ से किया, तो ये जो मैंने वर्ड बार बार मैंने यूज किया है, ठीक है। तो अब मुझे बात बताओ कि ये जो बार बार मैंने वर्ड यूज किया, ये सही है क्या? है ना? तो इसकी जगह पे क्या है कि अगर मैं बोलूं कि मतलब कि पहले मैंने अपना नाम बता दिया, फिर उसके बाद में थोड़ी-सी मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस बता दूँ। क्वालिफ़िकेशन के बाद में जो भी मतलब मेरी हॉबीज़ हैं, उनको एक्सप्लेन कर दूँ, तो फिर वो एक प्रिसाइज़ फॉर्मेट मतलब एक सही फॉर्मेट में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब प्रिसाइज़ का मतलब होता है सटीक। अगर हिंदी में बात करूँ ना, तो अभी कोई मान लो बुक दी हुई है, कोई स्टोरी दी गई है, तो एक स्टोरी तो मान लो हम पढ़ते हैं पूरी डिटेल में, और एक हम उसका समरी रूप ले आते हैं, लेके आते हैं ना समरी। तो वो जो समरी है ना कि भाई वो जो समरी पढ़ने के बाद में, जैसे अभी एग्जांपल देखो कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया पढ़ने को, ठीक है? मैंने आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने को दिया और आपने क्या किया, एक तो उस क्वेश्चन को पूरा लाइनों में भर दिया, एक-एक वर्ड में, एक-एक लाइन के अंदर आपने क्या है उसको अच्छे से भर दिया। और एक आपने क्या किया, उसी क्वेश्चन को डायग्राम फॉर्मेट में बना दिया। प्लीज़ अपना ये माइक ऑफ करें। हाँ जी, महिमा जी प्लीज़ अपना माइक ऑफ। हाँ जी। एक तो मैंने आपको दे दिया किस फॉर्मेट में? मैंने एक तो आपको दे दिया कि देखो जैसे लाइनें लिख रखी है मैंने, जस्टिस लेन जस्टिस डिनाई, मतलब ऐसे मैंने पूरी-पूरी लाइनें भर दी। और एक मैंने आपको दे दिया डायग्राम फॉर्म में। तो अब मुझे बात बताओ कि जो डायग्राम फॉर्म है वो उसका प्रिसाइज़ रूप है कि नहीं है? सटीक आंसर है या नहीं है? मुझे बताओ। तो आपको क्या करना है, उसी में से अपनी लैंग्वेज को यूज़ करके एक तो टाइटल फाउंड आउट करना है, क्योंकि टाइटल आपको नहीं देगा वो। सबसे पहले तो अगर मान लो जैसे अभी प्रीवियस ईयर का पेपर आया हुआ था, मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 सेकंड आप। लास्ट ईयर का पेपर देखो आप। ये आपका श्योर है सभी को? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ? तो इसके अंदर क्या था कि एक जो मान लो ये देखो एक पेपर है आपके, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर में देखो ये दिया हुआ है, थर्ड जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को थर्ड क्वेश्चन? एक सेकंड देखिए। तो इसमें क्या है कि राइट प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन योर ओन वर्ड्स एंड गिव सुटेबल टाइटल। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपको दे दिया पूरा इन्होंने, ये पूरा आपको दे दिया एक पैराग्राफ। अब क्या है, इसका आपको एक प्रिसाइज करना है, इसको एक शूटे मतलब एक सटीक आंसर देना है इसका, और एक टाइटल फाइंड आउट करना है। अभी देखो, वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, एवरी एनिमल और एवरी प्लांट कंटेन्स ए सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड फिजिकल। मतलब कुल मिला के बात किसके बारे में बात कर रहा है? वाटर के बारे में, ठीक है। अभी इसको टाइटल आपको जो आपको सूटेबल लगता है आप वो टाइटल दे दो। जैसे मान लो बार बार ग्रोथ प्लांट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। मेन सोर्स वाटर इज रेनफॉल एंड स्नोफॉल। तो मतलब कुल मिला के इसका टाइटल अगर मैं निकालू तो मैं क्या निकालूंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। यही निकाला हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। या फिर हम निकाल सकते हैं वाटर्स, हाउ कैन वी, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हो जाएगा, या फिर वाटर्स नीड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि कुछ भी हमें जो सूटेबल टाइटल लगता है वो
वो टाइटल क्या है आपको निकालना है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब प्रिसाइज वाला बताने की जरूरत है कि प्रिसाइज। ये आप प्रिसाइज वाला आएगा तो थर्ड यूनिट में आएगा, और थर्ड यूनिट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेटर का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो लेटर करके आओ। ठीक है, लेटर तो इतना अच्छा है, सबसे अच्छा ऑप्शन मिला हुआ है आपको लेटर का। ऐसे ऐसे लेटर या प्रिसाइज, इन तीनों में से कोई एक पूछेगा आपके थर्ड यूनिट में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्या कह रहे हो? ये जो तीन मैंने आपको बताए हैं ना, ऐसे लेटर और प्रिसाइज, इन तीनों में से आपसे कोई भी एक पूछ लेगा, मतलब आपको तीनों में से दो तो देगा ही देगा पेपर में, चाहे वो आपसे लेटर दे दे। हाँ, ऑप्शन तो हर में मिलेगा, लास्ट जो प्रीवियस पेपर देख के आए हो उसमें भी तो ऑप्शन मिला है ना। हाँ, तो दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो आप करो। मैंने आपके साथ में ऑप्शन डाल दिया, प्लस में देखो, ये जो आपकी थर्ड यूनिट है ना, थर्ड यूनिट आपके ट्रांसलेशन से भी डील करती है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में डाला है, देखो आप, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ट्रांसलेशन, दिख रहा है सभी को? मैंने ये ट्रांसलेशन भी डाला है। इन ऑप्शन, अगर मान लो लेटर भी नहीं पूछा, प्रिसाइज भी नहीं पूछा, ठीक है, और मान लो आपसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, और आपसे वही ट्रांसलेशन पूछ लेता है, तो फिर आप किसको करके आओगे? ट्रांसलेशन करके आओगे। तो मैंने यहाँ पे तीन चीजें डाल दी ना भाई, थर्ड यूनिट में चार चीजें हैं टोटल, या तो लेटर है, या ऐसे है, या ट्रांसलेशन है, या प्रिसाइज है। अब चारों में से तीन में ये तो है नहीं एग्जामिनर कि भाई चारों ही पूछ सकता है, एग्जामिनर के पास में दो है ऑप्शन में और हमारे पास चार है, तो चार में से हमने तीन कर लिए, तो अब वो कुछ ना कुछ तो एक ऑप्शन में मिलेगा कि हमें नहीं मिलेगा, है ना? फिर देखो, नेक्स्ट आपकी आती है फोर्थ। लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अभी एक बार और बता दूंगी जब क्लास शुरू होगी ना। अभी ये क्लास चल ही रही है, वैसे तो मैंने आपको सिर्फ पेपर डिस्कशन के लिए बुलाया है। तो देखो, यूनिट फोर्थ देखो, यूनिट फोर्थ के अंदर एक तो कम्युनिकेशन का करके आना है। अभी कम्युनिकेशन में आपसे जितना मर्जी कुछ पूछ ले, टाइप पूछ ले, कोई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन पूछ ले, गुड कम्युनिकेशन या बैड कम्युनिकेशन पूछ ले, ग्रुप डिस्कशन वाली जो कम्युनिकेशन है उसको पूछ ले, वर्बल कम्युनिकेशन पूछ ले, नॉन वर्बल पूछ ले। तो आपको क्या है कि ये कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट है वो पूरा तैयार करके जाना है। ठीक है, और एक आपसे पूछ सकता है कि लीगल रिसर्च क्या होती है। लीगल रिसर्च, तो जो लीगल चीजों पे हम रिसर्च करते हैं, केस लॉज वगैरह आते हैं, ये सब लीगल रिसर्च में ही आते हैं। ठीक है, फिर एक आपका आता होता है एडिकेट्स एंड मैनर्स ऑफ लॉ प्रोफेशनल। तो लॉ प्रोफेशनल में कौन कौन से मैनर्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें आपका एक फॉर्मेट है। तो इन जो ये तीन चीजें बताई है ना, तीनों में से आपको एक पेपर में मिल जाएगा, चाहे वो फिर आपसे गुड कम्युनिकेशन आ जाए, आपसे कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट पूछ ले, या फिर मैनर का कॉन्सेप्ट पूछ ले। तो फोर्थ यूनिट से आपकी ये जो दो से तीन चीजें हैं ये कवर होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो फिफ्थ यूनिट। हाँ, रिसर्च वाला मैं आपको बता दूंगी थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फिफ्थ यूनिट में देखो, तो फिफ्थ यूनिट में एक तो आपसे रिज्यूमे राइटिंग और ईमेल राइटिंग दोनों चीजें पूछ सकता है। एक होता है प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि जैसे कैसे बताऊं, मतलब जैसे होता है ना एक साहित्य, मतलब जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसकी चोरी कर लेना, वॉयलेंस। हाँ, कॉपी कर लेना। तो वो जो वॉयलेंस है ना, मतलब एक यहाँ पे क्राइम के रूप में ही होता है थोड़ा, तो इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ लेंगे। अभी जो पेपर आपको मैंने सेंड किया है, इससे कोई डाउट है किसी को? हाँ जी। हाँ, शॉर्ट नोट ही आएगा, जितना दिया हुआ है उतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लियर है सभी को?
फिर नेक्स्ट इतना ही याद करने के जाना है, जरूरी थोड़ी ना। अभी मान लो पेयर वाला है, आपके जो पेयर्स वाले दिया हुआ है बाबेल के अंदर कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट डिक्री डिग्री, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं एक साथ में दोनों के जुड़े हुए, जरूरी है क्या हमें वो याद करने, जब हमें पता है कि भाई फर्स्ट यूनिट 4 चीजों से डील कर रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेटिन मैक्सिम, लेटिन टर्म और पेयर। तो हम पेयर को लेफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो इसी वजह से क्या है कि आपको हर एक यूनिट से मैंने 2 से 3 कॉन्सेप्ट निकाल दिए हैं, तो उन 2 से 3 कॉन्सेप्ट में आपको एग्जामिनर एक तो जरूर पूछेगा। अभी क्लियर हुआ? हाँ जी। हाँ, रिज्यूमे फॉर्मेट जब आएगा, अगर आपसे अकेला रिज्यूमे पूछा, है ना, तो अगर एक रिज्यूमे पूछा आपसे तो डायरेक्ट ही आपको क्या है कि वो जो रिज्यूमे है आपका, उसके अंदर क्या करना है कि तीनों फॉर्मेट को डालना पड़ेगा। स्पेसिफाई पूछे तब आप अलग लिख सकते हो, नहीं तो तीनों डालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट हमारा था, इन्होंने पूछा था कि जैसे रिज्यूम का जो फॉर्मेट है ना, वो आपकी बाबेल के अंदर 3 जगह पे 3 टाइप से बता रखा है कि एक रिज्यूम को आप किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। तो वो जो रिज्यूम का जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपसे ओनली रिज्यूम राइटिंग पूछे कि व्हाट इज रिज्यूम राइटिंग, तो रिज्यूम राइटिंग को तो आपको क्या करना है कि रिज्यूम एक तरह से आप कैसे लिखते हो, तो उसके अंदर तो आपको 3 फॉर्मेट से आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे उन तीनों फॉर्मेट से कोई स्पेसिफिक पूछे तो आप उस स्पेसिफिक को लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर देखिए अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। मॉर्निंग में हमने ये कर लिए थे आपके, ठीक है, ये लेटेंडम्स आप पढ़ लेना, मैंने इंपॉर्टेंट जो आपको लिख के दिए हैं, मतलब कि मेरा इंपॉर्टेंट देने का मतलब ये है कि जो मैंने दिए ना उनको तो छोड़ के नहीं जाना है, एक भी नहीं छोड़नी है उनमें से तो, और बाकी आपकी मर्जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? देखो बाहर तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स, शायद आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है माँ करनी का जो ये मतलब आया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना वही आपको बता देंगे कि अभी तक जितने पेपर बताए हैं उनमें से तो बाहर से अभी तक कुछ आया नहीं है। आया है क्या लास्ट 6 पेपर में बाहर से कुछ? है ना? बाकी देखो, ये सिर्फ ओनली एक गैस होता है कि हम लगाते हैं अपना, लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। तो सिर्फ ये है कि जो जसवीर जी देखिए, एक सीधा सा पॉइंट है कि गैस जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ इतना है कि मान लो जो गैस दिया है हमें, उसको तो हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर कैसा पेपर आपका फ्रेम करता है। ठीक है, तो आपको अपने लेवल की भी तैयारी करनी है। मैं ये आपको कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप मेरे गैस पेपर के ऊपर डिपेंड रहें। ठीक है, तो आपको जो भी दिया गया है आपको उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, फिर देखो, ये आपका पैसेज का कॉन्सेप्ट है, पैसेज आप कर लोगे इजीली, ये तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, फिर देखो रूल रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, तो जो इंडिया के अंदर लॉ है, अभी इन्होंने तो क्या एक पूरी हिस्ट्री टाइप बना रखी है। मैग्ना कार्टा आया था इंग्लैंड से, जो आपके ह्यूमन राइट्स को लेके आया था। ये मतलब ना एक पूरी हिस्ट्री डाल रखी है इन्होंने। लेकिन अगर आपको पेपर में लिख के आना है ना रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, तो जो हमारे पेपर के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर लॉ चले हुए हैं ना,
आप उनको अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करके आ जाना, और कुछ नहीं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है ना, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, जो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। थोड़ा सा हिस्ट्री डाल के अवेयरनेस के बारे में रख देना कि एक ह्यूमन बीइंग को अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए क्या है, ये जरूरी है, और जो यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है उसका होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, इसके अंदर आप अपनी मॉडर्न बिगनिंग को डाल सकते हो। आपके जो जब हमारी जो कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट हुई, तो उसके थोड़े से प्रोविजन आप इसके साथ में क्या है, कनेक्ट कर सकते हो। तो ये रूल ऑफ लॉ है। इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो देखो जो मैंने आपको चीज बताई, इंडिया के अंदर ये देखो आर्टिकल 14 टू 18 अगेंस्ट द स्टेट मिले हुए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 डिक्लेयर दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सीधा बोला हुआ है कि स्टेट जो है वो किसी को डिनाई नहीं करेगा। स्टेट कौन सा, जो आपके स्टेट के अंदर चार चीजें आर्टिकल 12 को कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से आर्टिकल 12 में दिया हुआ है ना, आर्टिकल 12 में दिए हुए हैं ना चार चीजें, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। पढ़ के आयो कि नहीं पढ़ के आयो प्रीवियस में, है ना। तो वही सारी चीजें इनके साथ यूज करनी है। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं वो आपको अच्छे से क्या है, क्लियर जो है वो करके जानी है। PIL का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के साथ में आर्टिकल 42 को डाल देना, प्रियम्बल को साथ में कनेक्ट कर देना, जो आपकी प्रियम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके साथ में आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 40 जो आपका अमेंडमेंट 42 है, उसको आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। एग्जामिनर देखते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में कितना सोचते हो, आपको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। क्लियर। जब अगर मान लो ऐसे का कॉन्सेप्ट अगर आपका आ जाता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज ए नेसेसिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज ए नेसेसिटी, जो पॉइंट मैंने आपको दिया है, इस चीज को आपको किस तरह से याद करना है, आर्टिकल 51A को कनेक्ट कर। 51A जो है आपका किससे बात करता है, आर्टिकल 51A, हाँ जी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी, वेट स्टूडेंट्स, हाँ जी, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A के जो G में कन्वर्ट की गई है ना, हमने सब जो क्लास में कंटिन्यू कनेक्टेड है उनको पता है कि आर्टिकल 51A G किससे रिलेट करता है, पता है ना सभी को। ठीक है, हाँ, पर्यावरण से जो हमारे मतलब रिवर्स हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, ये जो जितने भी चीज, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, इनको क्या है कि आपको इनके साथ में कनेक्ट करके आनी है। अभी जरूरी थोड़ी ना जो इन्होंने दे रखा है वही हमें रट्टे मार रखे हो हमने भाई, हो सकते हैं क्या, याद करके जा सकते हो क्या इतने बड़े बड़े। ठीक है, कि एक मतलब कि प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, मतलब वेस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कितना, मतलब कि वेस्ट जो चीजें होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना सारा मतलब कि मतलब कि इफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें क्या है आपको इसके अंदर लिखनी है। प्लस में आपको इसको जो वाटर है, वाटर से भी क्या है आप इसको कनेक्टेड करोगे। ठीक है, नेचर के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे करना चाहिए, फ्रेश एयर आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है, कितनी सारी डिजीज आती हैं, तो लगभग आपने देखा होगा कि अभी मान लो कोविड भी आया था, तो कोविड आया था तो प्लांट्स ने तो हमारी हेल्प करी थी ना। वो गिलोय की जो बेल है, उसका काढ़ा कितने लोगों ने बना बना के पिया है कि नहीं पिया है ना। हाँ, तो डिजीज में भी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो अगर वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी उनको प्रोटेक्ट करने की नहीं है कि नहीं है या नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से क्या करना है आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका इसको कंप्लीट करके जाना है। चाइल्ड लेबर का जब लिखोगे ना, तो पहले चाइल्ड लेबर हुआ करती थी, अभी भी होती है। आर्टिकल 23 और 24 ऐड कर देना इसके साथ में। अगर कंक्लूजन निकालते हो तो कंक्लूजन के अंदर आर्टिकल 21A 51A का के, ये जो साथ में कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं ना हमारे, इनको इनके साथ में कनेक्ट कर देना कि जो बच्चे होते हैं उनको लेबर पे ना लगा के उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए। कंक्लूजन में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो लेटर, तो लेटर का फॉर्मेट वैसे मॉर्निंग में मैंने बता दिया था कि सबसे पहले आपको क्या है, जहां पे भी आपको लेटर भेजना है उस लेटर की एड्रेस को लिखना है, फिर लेटर किसको लिख रहे हो उसके बारे में लिखना है, और फिर जो लेटर का फॉर्मेट है वो लिखना है, और लास्ट में किसने भेजा है, जैसे बेटे ने भेजा तो योर लविंग सन इसने लिखा हुआ है। फिर एक सेलर वाला हमने सुबह डिस्कशन किया था, बुक सेलर का। तो बुक सेलर जैसे अगर मान लो हम कोई परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वहां पे हमें दोनों का एड्रेस डालना होता है। कि अगर हम अभी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस डालते हैं ताकि वो हमारे एड्रेस के ऊपर क्या है उसको डिस्पैच कर सके, ठीक है। हमारे एड्रेस के ऊपर क्या है कि वो उसको डिस्पैच कर सके। और दूसरा क्या है, एक जैसे मान लो अभी मुझे बुक परचेज करनी है, बुक सेलर को लिखना है, तो मान लो ये जैसे गोवर्धन जोशी BLLB एडवोकेट है, इसने अपना एड्रेस यहाँ पे डाला है। किसको लिखा है, MS सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस है दरभंगा कॉलोनी इलाहाबाद के अंदर, इनको लिखा है कि सर, डियर सर, विल यू प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स पर VPP एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके आप मुझे क्या ये बुक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये जो बुक्स के नाम लिख दिए इन्होंने कि कौन कौन सी इनको बुक चाहिए, यहाँ पे ऑथर का नाम लिख दिया है कि किसके द्वारा रिटर्न की गई है। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे देखो कंडीशन भी लिख दिया है कि प्लीज नोट दैट, इस चीज को ध्यान दें कि द बुक्स बी पैक्ड केयरफुली, जो बुक्स है आपको प्रॉपर पैक करनी है, एंड सो दैट दीज मे नॉट बी डैमेज इन ट्रांजिट, कि जब भी आप इसको मतलब कि मुझे सेंड करोगे तो उन सरकमस्टांसेस के अंदर क्या है कि ये खराब ना हो। और फिर वहां पे जो उसका योर फेथफुली में कौन आ जाएगा, जो आपका गोवर्धन जोशी है, उसने ये लेटर किसको लिखा है, बुक पब्लिशर को लिखा है। अभी लेटर से कोई डाउट है किसी को? एप्लीकेशन तो कॉलेज में स्कूल में भी लिखी है ना, ये एप्लीकेशन नहीं है। एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो कंप्लेंट कैसे करी है, टू द रजिस्ट्रार जनरल द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जोधपुर, आई रिस्पेक्टफुली बैक टू से दैट। तो ये जो फॉर्मेट आया हुआ है ना, ये योवर ट्रूली राजीव जो है ना, इसको भी क्या है आपको इसी के नीचे लिखना है, विद यू रिगार्ड्स के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के फॉर्मेट है। कंप्लेंट है तो कंप्लेंट भी ऐसी होती है। एप्लीकेशन देखो ये रही, एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरीट ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, तो इन्होंने क्या लिखा, टू द सेक्रेटरी, टू किसको लिखी है, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को लिखी है, विद ड्यू द रिस्पेक्ट ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट दैट, आई डोंट नो इसमें यहाँ क्लियर नहीं है, आई हैव कंप्लीटेड माय LLB प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, फ्रॉम सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, नाउ आई एम विलिंग टू एनरोल। एनरोलमेंट के बारे में एप्लीकेशन लिख रहा है कि भाई मैं अपनी क्या है, अपनी जो एनरोलमेंट है वो करवाना चाहता हूँ राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, फॉर दैट आई एम इन नीड ए, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, आप अपने में देख लेना क्या लिखा हुआ है। और डिमांड ड्राफ्ट है 50 रुपीज का, वो मैंने इसके साथ में अटैच किया है, तो काइंडली अरेंज टू सप्लाई मी द सेम एड्रेस, और जो एड्रेस इन्होंने सेंड किया था उसमें लिख के उसके ऊपर क्या है, ये जो एप्लीकेशन जैसे हम नॉर्मली अपने स्कूल में भी लिखते थे ना, हाँ जी बोलिए। हाँ ऐसे आएगा, और ऐसे के अपोजिट में आपसे लेटर पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है, ठीक है। ये सब आपके 3rd यूनिट से हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेशन आपसे आ सकता है, तो ट्रांसलेशन भी आपका 4th यूनिट से है, 3rd यूनिट से, सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 4th और 5th यूनिट। तो 4th और 5th यूनिट है ना, अगर हम उसमें जाके देखें तो 4th और 5th यूनिट के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बाबेल के अंदर क्या है, 4th और 5th यूनिट को एक साथ में कनेक्ट किया हुआ है, जो आपकी बाबेल आपको दी गई है, ठीक है।
तो इसके अंदर आप, हाँ जी बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीलू राज पुरोहित कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब ये देखो कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताई है ना, तो इस कम्युनिकेशन के अंदर आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होती क्या है। तो इट इज ए लैटिन टर्म, ये एक लैटिन टर्म है जो कि कम्युनिकेट से आई हुई है। इसका मतलब होता है शेयर करना, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, फीलिंग, इमोशन, स्पीच, सिग्नल, राइट और बिहेवियर। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, कम्युनिकेशन को नॉर्मली अगर भाषा में बोलूं तो कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। अब मैं आपके साथ में बातचीत कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ, किस चीज लेवल के ऊपर? स्टडी लेवल पे, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से आइडियाज शेयर करते हैं। लास्ट मैंने आपसे क्लास जब ग्रुप के अंदर मैंने डाला था कि ग्रुप के अंदर ऐसी क्या चीज अपडेट की जाए जो हमारे ग्रुप को इम्प्रूव करे, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट था या नहीं था? ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या? अभी मान लो मैं आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रही हूं, तो मेरा पर्पस क्या है? हाँ जी, मेरा पर्पस क्या है? आपको पढ़ाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ये मेन स्टेप होते हैं कि द पर्पस और रीजन फॉर द कम्युनिकेशन, भाई रीजन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी कंटेंट होना चाहिए। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मेरा पर्पज है आपको पढ़ाना। अब पढ़ाऊंगी तो मेरे पास कोई कंटेंट भी होना चाहिए ना, या फिर बिना कंटेंट के ही मैं आपको पढ़ा दूंगी? हाँ जी, कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेशन के फिर मीडियम, मीडियम होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई कौन से मीडियम में पढ़ाना है, हिंदी में पढ़ाना है, इंग्लिश में पढ़ाना है, मैथ्स में पढ़ा मतलब कि संस्कृत में पढ़ाना है, पंजाबी में पढ़ाना है, वो एक मीडियम भी होता है। कौन सा मीडियम आप अप्लाई कर रहे हो, भाई बोलने का कर रहे हो, लिख के करवा रहे हो, जैसे मर्जी करा रहे हो, तो वो जो थ्रू आउट निकल के आते हैं ना, वो आपके मीडियम से कन्वर्ट करते हैं। फिर रिसीविंग द मैसेज, अगर आप कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ में कर रहे हो, तो आप एक दूसरे से जो मैसेज है वो रिसीव करते हो कि नहीं करते हो? कुछ आप मेरे से सीख रहे हो, कुछ मैं आपसे सीख रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। फिर सेंस होना चाहिए, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर सेंस निकल के आना चाहिए। मेकिंग सेंस, ऐसा मैसेज हो जो एक सेंस को बनाए। अभी मान लो मैं आपके साथ में बोल रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्लास के बारे में, जब क्लास स्टार्ट हुई थी उससे पहले मैंने आपको ऑल इंडिया बार के एग्जामिनेशन के बारे में बताया। तो मेरा सेंस क्या था? आपको एग्जाम के बारे में बताना, ठीक है। एक सेंसफुल मैंने आपको जो चीज बताई, तो आपको भी उस बात का सेंस निकल के आया होगा ना कि मैम ने हमें ये चीज क्यों बताई है, कोई तो रीजन होगा, ठीक है। फिर इंटरप्रेटिंग, यानी कि इंटरप्रेट करना मैसेज को। अब डिबेट जो होती है, अगर मान लो कहीं पे कोई गलती हो जाती है, कुछ होता है, तो हम उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? अपनी तरीके से उस चीज का, अपनी तरीके से, अपने उसके अंदर हम उसको क्या इंटरप्रेट करते हैं। अभी मान लो मैं एक वर्ड बोलूं एप्पल, अभी एप्पल के हिसाब से आप कितने लोग उस एप्पल वर्ड को किस किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हो? एप्पल का फोन होता है, ठीक है, एप्पल कंपनी का नाम है, ठीक है, एप्पल ब्रांड है, एप्पल फ्रूट भी होता है। तो देखो, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हुई या नहीं हुई? बताइए। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन में आपको 6 बातें याद रखनी है भाई। पर्पस होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, मैसेज रिसीविंग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, और इसके अंदर इंटरप्रेटिंग होनी चाहिए, यानी कि इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए क्या स्किल जरूरी है,
क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए लीगल प्रोफेशन के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जब भी आप बात करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट इन लीगल करियर। भाई जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी लीगल प्रोफेशन में हेल्प करती है, आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में हेल्प करती है, आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। अभी जैसे आप सारे एडवोकेट हो, जैसे ही आप कोर्ट में जाओगे, प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो, तो आप जहाँ पे आप एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन करते हो तो आपको समझ आता है ना कि भाई लीड मुझे कैसे करना है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हेलो। ओके, तो देखो, फिर दूसरा आपको मेंटेन करना होता है स्किल्स को, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ाने के लिए आई और अगर मैं बोलूं मुझे ऐसे ऐसे, तो ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है क्या? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैसी है? मैं आपके सामने बिल्कुल बाय फ्रंट आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है? तो जब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये आपको कोऑर्डिनेट करने में, एक्टिविटीज करने में, आपके लीगल वर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से क्या है समझ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, इंटरेक्ट करती है। अब अगर मान लो मैं आपको पढ़ाऊं नहीं अच्छे से, अगर मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मेरी जैसे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ लर्न करने के लिए, तो जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, तो वो शॉर्ट ट्रिक इंटरेक्ट करने का एक पार्ट है कि नहीं है? कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ना वो। गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए लीगल के अंदर। अभी आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में प्रेजेंट हुए, आपको क्या है, आर्ग्यूमेंट करनी है। तो आर्ग्यूमेंट करनी है तो क्या ऐसे झिझक में आर्ग्यूमेंट करोगे क्या वहां पे जाके, या फिर जो मन में आया वही बोल दोगे, है ना? फुल प्रोविजन के साथ में जो आपकी गुड लीगल कम्युनिकेटर्स हैं उनसे आपको करना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके आप एक गुड कम्युनिकेटर बनते हो, ठीक है? फिर आपकी स्किल्स कैसे होती हैं, आपको किस तरह से हेल्प करना है, हर एक पर्सन के साथ में आपको कैसे इंडिविजुअल उसके साथ में प्रेजेंट होना है। तो ये जो चीजें है ना, इसके अंदर ये 10-12 पॉइंट है। 10-12 पॉइंट में से अगर आप 5 भी कर लेते हो ना, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो आपको हेल्प करती है। अब ये जो कम्युनिकेशन है यही आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह लिखने में। आपके माइंड से जब तक आप उसको सोचोगे नहीं तब तक वो हो जाएगा क्या, कंप्लीट? तो कम्युनिकेशन स्किल हेल्प लॉयर्स इन राइटिंग ईमेल, ब्रीफ, लेटर, एग्रीमेंट, ठीक है, टॉकिंग, नेगोशिएशन, रनिंग और अटेंडिंग मीटिंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, इन चीजों में भी हेल्प करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो वर्बल, रिटर्न, नॉन वर्बल, ठीक है, पैराग्लिस्टिक। तो ये पैराग्लिस्टिक है ना, ये होता है बाय कंडक्ट, बाहर से आपका जो आचरण हो रहा है वो किस तरह से दिख रहा है। इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन आउटसाइड द वर्ड देमसेल्फ, यानी कि आपके जो वर्ड्स बाहर निकल के आ रहे हैं उनके बारे में बात करें। क्या आपकी वॉल्यूम है, किस स्पीड से आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो वॉइस है वो किस तरह से है, ठीक है, आप कौन से वोकल सिग्नल्स दे रहे हो, वर्बल मैसेज है, स्पीच वगैरह दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, फ्लुएंसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन होती है ना आपकी, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन इज द स्टडी ऑफ वॉइस, हाउ वर्ड्स आर सेड, कि वर्ड्स जो हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नहीं याद तो नहीं याद, मुझे तो वर्बल और नॉन वर्बल याद है, मैं तो वर्बल और नॉन वर्बल को ही लिख के आ जाऊंगी पेपर में, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि मुझे पूरा डीप में ही पढ़ के जाना है। अगर गुड कम्युनिकेशन पूछे तो गुड कम्युनिकेशन में तो लिख सकते हो ना कि ऐसे ऐसी कम्युनिकेशन जो सामने वाले को हेल्प करे, ठीक है, उसको उसका जो इंटेंशन हो वो बोनाफाइडली हो, मेलाफाइडली ना हो, ये सारी चीजें आती हैं। फिर देखो, एक प्रिंसिपल क्या होंगे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? भाई सीधी सी बात है, इफेक्ट जब प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्पेसिफाई करती हो, पावरफुल होनी चाहिए, सेंटेंसेस हैं वो उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, ठीक है। ये जो चीजें आती है ना, स्टार्ट सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आपके सेंटेंसेस स्टार्ट होने चाहिए। अभी देखो,
कोई भी हम टॉपिक लिखते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में? ताकि वो जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में बताए, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से आया है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो भी आप चीजें लिख रहे हो एक्यूरेसी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए। सिंपलिसिटी का मतलब होता है कि समझ में आए, ऐसी कम्युनिकेशन नहीं हो। अभी मुझे बताओ कि सामने वाले पर्सन को इंग्लिश नहीं मतलब कि पंजाबी मान लो नहीं आती है और मैं उसको पंजाबी में लिख के दे दूं, तो उसके लिए फिर वो क्या होगा? उसको समझ आएगा क्या वो? ठीक है, तो सिंपलिसिटी होनी चाहिए कि समझ में आना चाहिए कि जो मैं टेक्निक यूज कर रही हूँ वो सामने वाले को समझ में आए। अब भाई मैंने कोई डिफिकल्ट सा वर्ड मैं लिख दूं और वो मेरे को ही नहीं समझ आए, 2 दिन बाद पूछो तो, ठीक है, या फिर मुझे क्या सामने वाले को ही समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है क्या उसके साथ में? ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस बनने चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसके अंदर जो आपके प्रिंसिपल है उसके ऑब्जेक्ट दिखने चाहिए। ठीक है, एक चेन होनी चाहिए नेटवर्किंग की कि भाई अगर ये कम्युनिकेशन है तो यहाँ से क्रिएट होगी। अभी मान लो जैसे हमने टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप सब लोगों की हेल्प की वजह से 150 प्लस कैंडिडेट हो चुके हैं हमारे ग्रुप में। हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अभी वो 150 कैंडिडेट्स को मैं पकड़ के लेके आई हूँ क्या? सब अपने आप आए ना। सबको मतलब कि कहीं ना कहीं से क्लू मिला है, आप लोगों ने भेजा है, ठीक है, या फिर कहीं पे लिंक शेयर हुआ है, ठीक है, या फिर किसी ने सुना है कि भाई उस ग्रुप को ज्वाइन करो। तो ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है? नेटवर्किंग बनी कि नहीं बनी एक चैन की? ठीक है, फिर फीडबैक सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है कि अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसका फीडबैक आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। अब मैं आपसे क्लास लेती हूँ तो क्लास लेने के बाद मुझे आपका फीडबैक चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? ठीक है, अगर मान लो अल्टरनेटिव्स नेस जो है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भाई इफेक्टिव जो आपके लिसनर होंगे, लिसनिंग जो होगी वो इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। वो जो इफेक्टिव जो लिसनर्स होते हैं ना, आपकी जो सुनने की वो होती है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभाव डालनी चाहिए। अदरवाइज कम्युनिकेशन विल बी इनएफेक्टिव एंड यूजलेस। अगर मान लो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव ही नहीं होगी, मैंने अभी आपकी क्लास ली, मुझे क्लास लेते हो गए 42 मिनट आपको, और 42 मिनट से मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, अगर मेरी क्लास आपको समझ ही नहीं आएगी तो फिर वो आपके लिए यूजलेस ही है। यूज करोगे क्या आप उसका? है ना? अब समझ आया, कंट्रोल होना चाहिए आपके अपने वर्ड्स के ऊपर कि भाई आप बोल क्या रहे हो सामने वाले के सामने। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट? पेपर में आ जाएगा तो कराओगे। अरे ज्यादा कुछ नहीं ना, तो सिर्फ जो पॉइंट्स बताए हैं ना मैंने, उन पॉइंट्स को भी लिखाओगे तो इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन का आपसे कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गुड कम्युनिकेशन? ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ मर्जी पूछ सकते हैं। जहां पे आपको कम्युनिकेशन वर्ड दिख जाए ना, वहां पे आपको ये सारे लिखाना, बात खत्म। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के भेजा है, एडिकेट्स एंड मैनर्स ऑफ लॉ प्रोफेशनल्स। तो लॉ प्रोफेशनल के बारे में क्या मैनर्स होने चाहिए? तो भाई वो डिग्निफाइड तो एक अपने मैनर में काम करे, ठीक है, रिस्पेक्ट करे कोर्ट की, ठीक है, नॉट कम्युनिकेशन इन प्राइवेट, प्राइवेट में कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो ना करे, रिफ्यूज टू एक्ट इन इनलीगल मैनर टुवर्ड्स द अपोजिशन। क्या है कि इलीगल मैनर में अगर कोई अपोजिट पार्टी अगर उससे कोई काम कराना चाहती है तो वो उसको रिफ्यूज कर दे। ठीक है, रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु इंस्टेंट इन अनफेयर मीन्स, जो अनफेयर मीन्स के अंदर है, गलत काम कर रहे हैं, उनको क्या है, रिफ्यूज कर दे, डिनाई कर दे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें है ना, जो भी अपीयर होना है, अपीयर इन प्रॉपर ड्रेस कोड, उसको प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर अपीयर होना चाहिए। कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर प्रॉपर क्या है, अपीयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नोट द वियर बैंड्स और गाउन्स इन पब्लिक प्लेस। अब मुझे एक बात बताओ, एक एडवोकेट है, उसको कोर्ट के अंदर बोला गया कि भाई कोर्ट में आपको गाउन पहननी है और बैंड पहनना है, वो पब्लिक प्लेस में पहन के घूम सकते हैं क्या? ठीक है, तो उसके सिंपल मैनर्स हैं, तो यूज करे। एन एडवोकेट कैन शो हिज मैनर वर्बली बाय सेइंग प्लीज, थैंक यू। ये तो हर किसी को है भाई, हर किसी को मिले हुए हैं। अब कोर्ट के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आप जज के सामने सीधा बोल सकते हो क्या, मेरे मेरे फैसले, मेरे हक में फैसला सुनाओ, बोल सकते हो क्या?
डायरेक्टली। एक मैनर होता है ना कि सर प्लीज, या फिर माय लॉर्ड, जो भी बोला जाता है। जैसे लोकल कोर्ट्स में तो साहब साहब करके ही बात करते हैं एडवोकेट्स, ठीक है। हाँ, फिर वो एक गुड लिसनर होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो अब बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, आपके कपड़े आपके बारे में बताते हैं या आपका बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बताते हैं, है ना? तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपका एक पावरफुल होना चाहिए, सामने वाले को आपके थॉट्स से कन्वे करवाए वो, ठीक है? इट कैन रिवेल योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स को रिवेल करवाए, आपके चारों तरफ जो भी हैं, अदर्स एंड द सराउंडिंग, ठीक है? दूसरों को भी और जो चारों तरफ है उनको। योर बॉडी लैंग्वेज कैन बी मिसरीड इफ योर पोस्टर इज रॉन्ग, अगर आप गलत करते हो तो वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका शो करती है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज कन्वे व्यू एंड थॉट्स, बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके थॉट्स को शो करती है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीजें होती है ना, आई कांटेक्ट आपके लिए जरूरी है कि नहीं है ऑनेस्टी बनाए रखने के लिए एक साथ में? अभी मान लो आपके पास में कोई क्लाइंट आया, और क्लाइंट आने के बाद में क्या है कि क्लाइंट ने आपसे डायरेक्टली ढंग से बात नहीं करी अपने क्लाइंट से। अब मुझे ये बात बताओ कि क्लाइंट जो है वो आपसे कनेक्ट होगा क्या? आपसे केस लड़वाएगा क्या आपसे? उसके साथ में आई कांटेक्ट नेसेसरी है कि नहीं है कि भाई मेरे मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग सारे मेरी क्लास ले रहे हो, ठीक है, बाय आई कांटेक्ट। आई डोंट नो कि मुझे कितने बच्चों ने बाय फेस देखा है या नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन मेरी सबने आवाज सुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आई कांटेक्ट ना करके वॉइस कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही मेरी? वॉइस कांटेक्ट से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं कि नहीं हूं, है ना? तो इसके अंदर क्या है कि एक ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आई कांटेक्ट का होना जरूरी है, नेसेसरी है ये। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें हैं। फिर बैरियर इन गुड कम्युनिकेशन, तो जब भी इसकी बात करते हैं ना, तो भाई सीधी सी बात है, फिजिकल बैरियर्स होते हैं कि देयर आर ए रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग, वो हमारे चारों तरफ का रिजल्ट होता है कि नॉइस, हमारी आवाज कैसी होती है, टेक्निकल कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ये सिर्फ आप लाइन अपनी जो लाइन्स है उसको पढ़ लेना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होता है, लैंग्वेज बैरीज होते हैं, कल्चरल बैरीज भी हो सकते हैं, इमोशनल बैरीज हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है, प्रिसेप्शन हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और टेक्नोलॉजी हो सकता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का तो देखो हर किसी को पता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चे हैं, वर्किंग भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं तो फेस किया ही होगा। एक टेस्ट होता है आपकी नॉलेज का। द इंटरव्यू इज द टेस्ट ऑफ नॉट ओनली नॉलेज बट बिहेवियर एंड ऑनेस्टी टू। आपकी नॉलेज के साथ साथ में आपके बिहेवियर का, आपकी ऑनेस्टी का भी क्या है, टेस्ट लिया जाता है, जो आपके मैनर्स को बताता है। जब आप एक रूम के अंदर जाते हो ना, खड़े हो तो वहां पे जाके आई कांटेक्ट बनाते हो, स्माइल होती है आपके फेस के ऊपर, ठीक है, पुट ए स्माइल ऑन योर फेस एंड गिव योर इंटरव्यू ए फर्म कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हैंडशेक व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्माइल बी नेचुरल एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है, डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, अपने माइंड के अंदर ये बातें याद रखनी चाहिए। क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए भाई? कैंडिडेट शुड नेवर बी लेट फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहली बात तो लेट नहीं होना चाहिए। बीइंग पंचुअल फॉर एन इंटरव्यू इज हाईली रिकमेंडेड। अगर मान लो कोई रिकमेंडेड के अंदर सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर कोई इंटरव्यू पे बुला रहा है ना आपको, तो उसके लिए आपको पंचुअल होना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर क्या है आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। सेकंड, नो द कंपनी दैट यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, उस कंपनी के बारे में जानो जहां पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। अभी मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए गए, ठीक है, और आप किसी भी फील्ड के अंदर गए और आपने एलएलबी कर रखी है। अभी एलएलबी के अंदर आपने मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, मान लो प्रीवियस में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी थी, या फिर अभी आपकी अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, इसका नाम अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी क्यों पड़ा? तो आपको ना आपके चारों चीजों के बारे में कि भाई मैं जहां से जा रहा हूं और मैं जहां पे हूं वहां पे मेरे से क्या पूछा जा सकता है, तो उस कंपनी के बारे में, अगर मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ तो मुझे उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कल को मान लो आप किसी भी एडवोकेट के पास जाते हो,
तो एडवोकेट आपको ऐसे ही रख लेगा क्या? थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा कि भाई लॉ के बारे में समझते क्या हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ? क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। और एक होता है रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम आपके बारे में सारी डिटेल्स बता देता है कि भाई रिज्यूम जो होगा, अगर रिज्यूम नहीं होगा ना, तो बिना रिज्यूम के क्या है, आप जो है काम नहीं कर सकते हो। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। रिज्यूम ही तो आपकी सारी चीजों के बारे में बता देते ना। फिर प्रेजेंटेशन टेक्निक कैसी होनी चाहिए? भाई ऑडियंस के ऊपर फोकस रखो, प्रेजेंटेशन की स्लाइड सिंपल होनी चाहिए। अभी आपने रिज्यूम बना दिया, एक रिज्यूम में आपने बहुत कुछ लिख दिया, जरूरत थी क्या वहां पे लिखने की? सिंपल होना चाहिए, सामने वाले को पढ़ते ही समझ आ जाए कि भी इसके बारे में बेसिक नॉलेज होती है रिज्यूम में। मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का नाम क्या है, मुझे किस चीज के बारे में जानकारी है, इनफ है। मुझे सारी उसके बारे में अपनी टेक्निक्स भी लिखने की जरूरत है क्या रिज्यूम में? हाँ जी। हाँ, जितना मुझे लगता है, जितना मेरे लिए इनफ है, उतना मेरे लिए क्या है, जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आपको खुद पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ठीक है। इमोटिव होना चाहिए, इनवाइटिंग बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आई कांटेक्ट साथ में रखो, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, डोंट रश, भागो मत। इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, सीधा गए रूम के अंदर और जाते ही बिना किसी परमिशन के और भाई जाके बैठ गए, सही है क्या? भाई एक सिंसियरिटी तो दिखानी होती है ना, अपने मैनर्स तो दिखाने पड़ेंगे ना। भाई मैं जाऊं, मैं सर को बोलूं, मे आई कम इन सर, कैन आई सिट सर, तो ये चीजें तो नॉर्मल है ना बेसिक में। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। एक होता है जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स का जब बात करते हैं ना, तो मैन एंड वुमेन कम्युनिकेट डिफरेंटली। भाई मैन और वुमेन दोनों डिफरेंट कम्युनिकेट करते हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ करें। मैन टॉक इन ए लाइनर लॉजिकल एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड मैनर, बट द वुमेन यूज बोथ लॉजिक इमोशन एंड वी आर वर्ड्स। आपने देखा होगा कि मैन जो है, मान लो कोई अगर मान लो सर्कमस्टांसेस होते, तो मैन वहां पे क्या है कि थोड़ा सा ना इमोशनल वो भी होता है, लेकिन वो अपने मतलब कि आंसुओं को छुपा लेते हैं। ठीक है। लेकिन वुमेन क्या होती है, वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है, तो दोनों टाइप से सोचती है। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ जी। क्लियर कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक होता है ग्रुप डिस्कशन। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये ग्रुप डिस्कशन। 5 से 10 लोग क्या है, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और आपके सेकेंड ईयर में ना, जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे सारे, तो मेरी क्लास के अंदर पर वीक में एक बार तो आपके लिए ग्रुप डिस्कशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लेके आऊंगी। आपको खुद टॉपिक डिसाइड करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को सुनूंगी। अब मैं खुद आपके टॉपिक को सुनूंगी और आपको क्या करना है कि वो ग्रुप डिस्कशन आप खुद करोगे, एज पर फेयर इन योर लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें। ठीक है। ये हम इसके अंदर जीडी जो टॉक है वो जरूर रखेंगे। क्लियर? तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक टॉपिक लो, इंटरेक्शन करो, एक साथ मिलके उसके ऊपर क्या है, गोल गोल को सेट करना है, कॉमन गोल को, एंड डिस्कस द प्रोसेस वेयर टू और मोर पीपल्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आइडियाज। तो ये ग्रुप डिस्कशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाउ इज अ जीडी कंडक्टेड? ग्रुप डिस्कशन कैसे कंडक्ट होती है? तो सीधी सी बात है, यूजुअली 7 to 12 पीपल्स पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप। द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट इज गिवन ए टॉपिक और एनी सिचुएशन विच कुड बी आइदर फंक्शनल, एब्स्ट्रैक्ट, केस बेस्ड। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई कुल मिला के बात यह है कि ग्रुप डिस्कशन किसी टॉपिक पे होगी, 5 से 10 लोग मिलके करेंगे और अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, बस इतना इनफ है। और कितनी मिनट का, कम से कम भी 10 से 40 मिनट तक क्या है ये हो सकता है, ड्यूरिंग जो उसका ड्यूरेशन टाइम होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या कह रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। गंगानगर से क्या हुआ?
अच्छा, वो तो मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको कि अगर मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है, मान लो जहाँ से भी आपने किया है, तो वहाँ से एटलीस्ट भई उसके बारे में आपसे पूछा तो जाएगा ना। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब ये जो एकेडमिक लीगल राइटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आप इसको क्या है, पढ़ लेना, लीगल राइटिंग वाला, ठीक है? इसके अंदर सिर्फ़ आपको कुछ नहीं करना है, जो सोर्सेज़ हैं, उनको याद करके जाना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज़ हैं। अगर टाइम लगेगा, तो मैं आपकी मॉर्निंग में अगर हो सकी तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर बच गया, नहीं हो तो मुझे ग्रुप में अपडेट कर देना, तो मॉर्निंग में जो मैं आपकी ये क्लास है, इसको ले लूँगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च के अंदर ये है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर टेक्निक्स को यूज़ करके technique used to indefinity and select process and analysis information about a topic. The methodology allow the reader to critically evaluate the overall validity and reliability of a study. So methodology is a set of method used in particular area of study or activity. यानी कि किसी भी चीज के अंदर अगर आप रिसर्च करते हो तो उसके अंदर एक टॉपिक होता है, जिस टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जो रीडर्स को क्या है, अलाउ करता है कि वो उसको क्रिटिसाइज भी करे और उसको एक्सेप्ट भी करे। जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर सारा रिसर्च का मतलब एक ने कुछ फाइंड किया, दूसरे ने उसके ऊपर क्या है, एनालिसिस करा, और तीसरे ने क्या है, उसको क्रिटिसाइज करा। ऐसे ही होता है ना, ठीक है? तो ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, जो पहले से है उसके बारे में भी सर्च करना और क्या हो सकता है उसके बारे में भी सर्च करना। क्लियर कि नहीं क्लियर? अभी जैसे देखो नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, दूर क्यों जाते हो? लीगल रिसर्च हुई, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस को, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों को हटाया कि नहीं हटाया, न्यू बिल पेश किया कि नहीं किया अभी? तो रिसर्च करके क्यों न्यू मेथड उसमें अप्लाई किए कि नहीं किए? ठीक है, फिर आपका ये देखो एक आ गया प्लेगरिज्म। तो इसके अंदर क्या है कि रिप्रेजेंटेशन होती है किसी दूसरे की, दूसरे ऑथर्स की लैंग्वेज के बारे में, थॉट्स के बारे में, आइडियाज के बारे में, एज वंस ऑन ओरिजिनली वर्क, जो कि क्या है, ओरिजिनली उस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है, एंड इज कंसिडर ए वॉयलेशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड ब्रीच ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स। ये जो प्लेगरिज्म होता है ना, इसका मतलब होता है कि भाई वो वॉयलेशन कर रहा है एकेडमिक जो इंटेग्रिटी है या फिर जो जर्नलिस्टिक होते हैं, एथिक्स हैं, उनका बीच किया। तो इज नॉट इटसेल्फ ए क्राइम, ये अपने आप में एक क्राइम नहीं है, बट लाइक काउंटरफीटिंग फ्रॉड कैन बी पनिश्ड इन कोर्ट। अगर आप उसके अंदर काउंटरफीट कर रहे हो, कुछ गलत चीज उसके अंदर ऐड कर रहे हो, तो वो क्या है, कोर्ट में पनिशेबल होगी। इट इज अ वॉयलेशन और मोरल राइट्स ऑफ टॉट, ये क्या है, मोरल राइट्स का वॉयलेशन है, अपकृत्य है इन एकेडमिक इंडस्ट्री, जो एकेडमिक इंडस्ट्री है वो। इट इज ए सीरियस एथिकल ऑफेंस, ये क्या है, एक सीरियस जो है ऑफेंस माना जाता है इसको, मतलब साहित्य की चोरी। कई बार हम देखते हैं ना, टीवी के अंदर हम देखते हैं, जो नाटक देखते हैं वो नाटक वाले, और जो फिल्म देखते हैं वो फिल्म वाले। देखो कई बार हम देखते हैं ना कि किसी ने प्रेजेंटेशन बनाई और प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे ने ही प्रूफ कर दिया। वो वाली मूवी देखी होगी ना, गॉड तुसी ग्रेट हो, सलमान खान वाली, देखी हुई है क्या? वो उसकी आपने देखते हो ना उसको, वो प्रेजेंटेशन बनाता है और फिर वो जो दूसरा वाला हीरो आता है वो उसको एक्सप्लेन कर देता है और सलमान खान वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लो किसी ने कुछ चीज लिखी, रिटर्न में की, कोई रिप्रेजेंटेशन दी, और उसी रिप्रेजेंटेशन को किसी दूसरे ने कर दिया और उसके अंदर कुछ अलग चीजें भी काउंटरफिट भी कर दिया, तो वो क्राइम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये इतना सही है, इसको आप रीड कर लेना। एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजीज क्या होती है? तो बिफोर द एग्जाम फोकस ऑन योर रिवीजन नॉट री लर्निंग। भाई रिवीजन पे ध्यान रखना चाहिए, री लर्निंग पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अपना ओवरव्यू निकालो टॉपिक्स के ऊपर, एम एम फॉर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, रिवाइज टोटल प्रॉब्लम्स, डू सैंपल एग्जाम, जो आपके प्रीवियस पेपर आए हुए हैं उनको देखो, डिस्कस योर आंसर्स विद योर लेक्चरर्स एंड ट्यूटर्स, जो आपके लेक्चरर्स हैं या फिर जो आपको ट्यूशन देने वाले हैं उनके साथ में जो आपके आंसर्स हैं उनको डिस्कस करो। ऑर्गेनाइज करो, टाइम को ऑर्गेनाइज करना है, वर्क को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। प्लेस ऑफ योर एग्जाम, ये सारी चीजें ड्यूरिंग एग्जाम,
तो रीड द ऑल जो भी आपके पेपर्स हैं, चेक इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली ईच क्वेश्चन, रीड ऑल मतलब कि जो टाइम दिया हुआ है लोकेटेड टाइम उसके अंदर प्रॉपरली क्या है आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, डिसाइड करना है कि हाउ यू फ्रेम योर आंसर्स, राइट नोट्स ब्रीफ आउटलाइंस आंसर्स इन योर एग्जाम। ठीक है, आंसरिंग क्वेश्चन तो मेक श्योर आंसर्स आंसर ऑल क्वेश्चंस, कीप टू योर प्लान टाइम लिमिट्स, वर्क थ्रोली बट रैपिडली कि वर्क तो सोच आपको काम तो सोचना है लेकिन मतलब कि जल्दी। आंसर द हार्डेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट इफ दे आर वर्थ द मोस्ट मार्क्स, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो कि हार्ड है, जो आपको आता है और जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, लेकिन आप में तो ऐसा है ही नहीं ना क्योंकि सारे पेपर 20-20 नंबर के ही होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स लाइक ऑलवेज नेवर नोट, तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, ईमेल राइटिंग के अंदर आप इसको रीड कर लेना, अगर जरूरत पड़ी तो इवनिंग में मैं आपकी एक क्लास और क्या है इवनिंग में नहीं सॉरी मॉर्निंग